हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइज, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है समाजवाद और पूंजीवाद, यानी कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम इनको अलग अलग भी पढ़ा सकते थे, बट ये बहुत ही छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में इसको इंक्लूड करा दिया ताकि आपका भी समय बच सके और जो कोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो कवर हो सके। बाकी लेक्चर पसंद आता है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार अटेंड करते हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और स्किप भी मत करना, बिकॉज ऑफ सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर एक वीडियो का अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। स्किप नहीं करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीच में कुछ इधर उधर छूट जाता है तो फिर वही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये क्या था वो क्या था, फिर बाद में आप कमेंट सेक्शन में डालते हो। तो भाई अगर आप कंप्लीटली वीडियो को अटेंड करते हो तो सारी क्लियर आउट, जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर आउट हो जाता है, पर फिर भी इसके बाद होता है, देखने के बाद भी कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, फटाफट से अपने कमेंट सेक्शन में अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डालते रहना है, ठीक है, जो भी है बताते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पूरे लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ में अवेलेबल कराती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर समाजवाद की बात, ठीक है, यानी कि सोशलिज्म। तो समाजवाद वर्तमान समय का सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो सोशलिज्म एक बहुत ही फेमस वर्ड माना जाता है। नॉर्मली आप कुछ भी काम करते हो, अगर आप सोशल वर्क जैसा कुछ काम करते हो तो वो भी समाजवाद का ही एक रूप होता है। समाजवाद का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी काम करो समाज के हित में रह करके काम करना होता है। वहाँ पर कोई किसी भी व्यक्ति से कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हर वर्ग के व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी, हर वर्ग के व्यक्ति को अवसर दिए जाते हैं हर काम करने के लिए, ठीक है। तो समाजवाद आज के समय में काफ़ी फेमस वर्ड माना जाता है, काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी मतलब प्रसिद्धि वाला शब्द है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर हम बात करें तो 1827 में, यानी कि 1827 में रॉबर्ट ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित उनका एक न्यूज़लेटर ओ नाइट को ऑपरेटिव में किया गया था। फिर उसके बाद 1835 में रॉबर्ट ओवन की ही अध्यक्षता में स्थापित एक सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय, यानी कि एसोसिएशन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ ऑल नेशंस ने समाजवाद और समाजवादी शब्दों का प्रयोग किया। फिर उसके बाद एट लास्ट वो जो शब्द देखा गया है प्रयोग में, तो फ्रांसीसी लेखक रेबंड ने अपनी रचना रिफॉर्मेशन मॉडर्नर में इन शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। तो ये तो इसकी हिस्ट्री की, इसमें सबसे ज़्यादा इस वर्ड को कहाँ कहाँ किस किसने थिंकर ने यूज़ किया, कौन से न्यूज़ लेटर में इन शब्दों का यूज़ किया गया। अब बात करते हैं इसके विकास के बारे में। वैसे अगर इसकी परिभाषा या देखते कि भाई किस शब्द से लिया गया है, तो नॉर्मली हर एक बुक्स में आपको मिल जाएगा। जो समाजवादी है वो आंग्ल भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है, और सोशलिज्म जो शब्द है उसकी उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समाज। तो जो समाज के सुधार के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो समाजवादी विचारधारा के अनुसार उनको रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो उसको सीधा साधा जो शब्द है वो समाजवाद इतना अधिक लोकप्रिय प्रचलित हो गया है इस समय पे, जिसके बारे में मतलब हम कह भी नहीं सकते। आप कोई भी काम करोगे अगर आप दूसरों के लिए करते हो तो वो भी समाजवादी विचारधारा के अनुसार ही आ जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसके विकास के बारे में। तो इसके विकास के 3 चरण हैं, यानी कि कल्पनावादी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और विकासवादी समाजवाद। हालांकि आपको इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा बेसिक इनका नॉलेज रखना है। सबसे पहले बात करेंगे हम कल्पनावादी समाजवाद की। कल्पनावादी यानी कि इमेजिनेशनिज्म जो सोशलिज्म होता है, तो वो इसलिए उसको काल्पनिक बोला जाता है क्योंकि इसके जो विचारक हैं उन्होंने सिर्फ समाजवादी राज्य को बनाने की सिर्फ और सिर्फ क्या की है, कल्पना की, यानी कि सिर्फ इमेजिनेशन, एक पिक्चर्स माइंड में रखी है, बट उसे रियलिटी में एज ए फील्ड पर उस पर कोई भी वर्क नहीं किया गया है। तो ये क्या है, काल्पनिक। वर्ड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा समझने की तो उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई नीड ही नहीं है। भाई काल्पनिक कोई चीज़ है यानी कि उसमें कल्पना की गई, रियलिटी बेस पर, फील्ड बेस पर उसको कोई काम नहीं किया गया है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद। अब वैज्ञानिक समाजवाद के जो सबसे ज़्यादा अगर हम विचारकों में से एक मानते हैं वो कार्ल मार्क्स को मानते हैं। तो कार्ल मार्क्स इसके काफ़ी ज़्यादा समर्थक रहे हैं जिन्होंने इसको मतलब यूज़ किया है इस आइडियोलॉजी को। तो वैज्ञानिक समाजवाद का अर्थ क्या होता है, बेसिकली वैज्ञानिक समाज यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म। तो साइंटिफिक सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाजवाद मतलब एक ऐसा राज्य क्रिएट होगा जहाँ पे हर एक व्यक्ति जो भी काम करेगा साइंटिफिक डायरेक्शन से होगा। नॉर्मली आपके बुक्स में एक अलग ही डिफरेंस तरीके से इसको
समझाया गया है, बट बहुत ही आसान तरीके से समझना है, क्योंकि जो साइंटिफिक डायरेक्शन कैसा होता है जहाँ पे रूढ़िवादी अंधविश्वास है ना, बुराइयाँ कुरीतियाँ, इन सब से अलग एक ऐसा स्टेट बनाया जाए जहाँ सब लोगों के हितों की बात हो, तो वो क्या होता है, एक वैज्ञानिक समाजवादी धारणा होती है। बाकी अगर आप बुक्स वगैरह में इसको स्टडी करोगे तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो सकती हैं, बट समझने के लिए ये इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी और अंदर क्यूरियोसिटी है कि भाई क्या है क्या है क्या है, तो बहुत ज़्यादा डीप में आप जा सकते हो उसके लिए। और इससे रिलेटेड हर वर्ग को आगे लाने के लिए और एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए विश्व के मजदूर एक हो जाओ जैसा नारा भी इसमें दिया गया, इसमें यूज़ किया गया, इन शब्दों को भी यूज़ किया गया, तो वो कार्ल मार्क्स द्वारा यूज़ किया गया है। कार्ल मार्क्स आप अलग से इंडिविजुअल पढ़ेंगे, शायद थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, उसमें आपको कार्ल मार्क्स मिलेगा, तो आप बढ़िया एंजॉय करके उसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना आपके लिए ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट और लास्ट है इसका विकासवादी समाजवाद। तो विकासवादी समाजवाद का मतलब ही होता है कैसे समाज की नींव रखना है, कैसे स्टेट को क्रिएट करना है, कैसे सोसाइटी को क्रिएट करना, जो बेसिकली विकास की दृष्टि में काम कर सके, जो विकास के डायरेक्शन में काम करता हो, और इसके लिए क्रांति को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो कार्ल मार्क्स हो गया, बाकी उनके समर्थक जो भी थिंकर हैं, उन्होंने कहा कि भाई समाज में विकास का लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्रांति को अपनाना होता है। कुछ पुरानी विचारधारा है उनको फिनिश करने के लिए, डिसमिस करने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, क्रांति लानी पड़ती है, तो तभी हम विकास कर सकते हैं। और तो विकासवादी समाजवाद का मतलब ये है कि नए आधुनिक समाज में लाने के लिए अपने आप को कुछ क्रांतियाँ, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, विकासवादी समाजवाद। और कहीं ना कहीं इससे भी क्या होता है, कंट्री को एक प्रॉफिट होता है, कंट्री को लाभ होता है, क्योंकि कंट्री के एडवांस में जाना है ना, आपको समाज के साथ साथ आगे बढ़ना है, तो आप तभी बढ़ पाओगे जब आप विकास की दिशा में काम करोगे। और इसमें इंग्लैंड, अमेरिका जैसे कुछ जो देश हैं वो काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। और आपने देखा भी होगा इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं, सबसे पहले आप इंग्लैंड से देखोगे कि इंग्लैंड से निकले हुए हैं जो भी हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं हम यहाँ पे समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत, यानी कि समाजवाद की कुछ थ्योरीज जो ये क्लियर आउट करती है कि समाजवाद कितना ज़्यादा आवश्यक है पूरी सोसाइटी के लिए, या इस विचारधारा को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले कि समाजवाद का जो उद्देश्य है वो पूंजीवाद का उन्मूलन करना है। समाजवाद का मतलब आप जानते हो, जो समाज के हर एक वर्ग के हित की बात करता हो, तो वो पूरी तरीके से पूंजीवाद का उन्मूलन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पूंजीवाद कहते हैं इंडिविजुअल, भाई जिसके पास प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती जाती है, गरीब गरीब रहता है। तो पूंजीवादी एक तरीके से ऐसी विचारधारा है जिसमें सब लोगों को समानता या सब लोगों की इक्वालिटी बहुत मुश्किल मिलती है। ठीक है, तो उस विचारधारा को उन्मूलन करना है। दूसरा समाजवाद एक प्रजातांत्रिक विचारधारा है, यानी कि समाजवाद क्या है, जब सब लोगों के हितों की बात होगी, वेलफेयर की बात होगी, तो बेसिकली वो सभी जो प्रजातांत्रिक है, जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, उसके बेस पर की जाएगी। तीसरा यहाँ पे कि जो समाजवाद है प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, यानी कि अगर पूंजीवाद की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पूंजीवाद, उसकी अगर बात करोगे तो उसमें कॉम्पिटिशन्स को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया, सबसे इंपॉर्टेंट रखा गया। बट लेकिन जो सोशलिज्म है उसमें कॉम्पिटिशन की कोई भी जगह नहीं, क्योंकि सब लोग उसमें बराबर ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समाजवाद समानता का पक्षधर है। तो समाजवाद, जैसे कि मैंने बताया, समाजवाद में किसी सोसाइटी को बनाया जाता है जो सबके लिए काम करती हैं, जहाँ पर हर एक काम सब व्यक्तियों के हितों के लिए रखा जाता है। तो उसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो समानता का पक्षधर, यानी कि हर एक काम, जो हर एक लक्ष्य होता है वो समानता के बेस पर किया जाता है। तो जितने भी मैंने सिद्धांत बताए, इससे ही क्लियर आउट होता है कि एक्चुअल में सोशलिज्म किस तरीके से काम करता है, उनके क्या टारगेट है, और यहाँ तक कि ये चीज़ें आपको क्लियर आउट होंगे। सोशलिज्म बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा उसको लंबा खींचने का भी कोई हमारा मोटिव नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही हमने क्लियर आउट यहाँ पे किया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म की। आमतौर पर पूंजीवाद शब्द का प्रयोग दो मीनिंग्स में एक्सप्लेन किया जाता है। पहला है एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में, यानी कि एक आइडियोलॉजी के रूप में, और दूसरा है अर्थव्यवस्था के रूप में। तो पूंजीवाद जहाँ एक आइडियोलॉजी का भी काम करती है, वहीं दूसरी ओर ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का भी काम करती है। तो नॉर्मली लैंग्वेज में पूंजीवाद को एक ऐसी विचारधारा माना गया है जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर, इट मीन्स सभी आर्थिक संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण की बजाय निजी नियंत्रण का समर्थन करती है। यानी कि पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है कि अगर आप उस विचारधारा को सबसे ज़्यादा लोग इसलिए अपनाते हैं भाई, क्योंकि उसमें कोई भी काम आप करोगे तो उसमें सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर वहाँ पर नहीं किया जाएगा, बल्कि अपना खुद के नियंत्रण में उस चीज़ को रखा जाएगा। अब
अब यहाँ पे देखते हैं कि पूंजीवाद के आधारभूत तत्व क्या यानी कि उसका बेस क्या है जो उसको डेवलप करता है या जो उसकी इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले है निजी संपत्ति का अस्तित्व। देखिए, पूंजीवाद व्यवस्था में नागरिकों को निजी संपत्ति रखने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, समाजवादी जो व्यवस्था है वहाँ पर इस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को इंक्रीज नहीं कर सकता, ना ही किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वहाँ सब समान होते हैं। लेकिन अगर पूंजीवादी व्यवस्था आप देखोगे, ऐसी विचारधारा देखोगे, तो उसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व आपको हर एक व्यक्ति के अंदर मिलेगा, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी। और आज भी देखते हैं तो हमारा जो होता है ना कि भारत का क्या है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे पूंजीवादी भी विचारधारा है, समाजवादी भी और साम्यवादी भी, तो तीनों का ही मिश्रण भारत में मिलता है। तो आपको कुछ लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले मिलेंगे, कुछ लोग एवरेज मिलेंगे, कुछ लोग थोड़े से नीचे मिलेंगे। तो इस तरह के लोग आपको यहाँ पर इसीलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। दूसरा, निजी हित और स्वहित को प्राथमिकता। तो पूंजीवादी व्यवस्था में सभी व्यक्ति अपने हित के काम करते हैं, यानी कि अपने खुद की प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों के इस प्रकार के निजी हित यानी कि जो उसके प्राइवेट प्रॉफिट होते हैं उनके कार्यों से समाज का हित होता है। तो इसे ही अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ यानी कि इनविजिबल हैंड की संज्ञा दी है। अब आप इसलिए इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे भाई अंबानी हो गए, रिलायंस ग्रुप हो गया, हमारे कंट्री में बहुत बड़े बड़े ऐसे मिलियनर लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनकी फैक्ट्रीज, कंपनीज, बहुत बड़े बड़े मतलब काम चल रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। अब भले ही किसी भी एंगल से इसको सोच लिया जाए, ठीक है, तो ज़रूरी भी है, पूंजीवादी का भी होना ज़रूरी है एक देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सभी एक जैसे होंगे तो फिर आगे कौन बढ़ेगा, कोई ना कोई तो चाहिए ना देश को आगे हर लेवल पर आगे ले जाने के लिए, उसमें डेवलप करने के लिए, तो होता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता। तो जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें समाजवाद में प्रतियोगिता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बट पूंजीवाद में कंपटीशन होता है भाई। ठीक है, इसमें जितने भी उत्पादक होते हैं वो सस्ते और अच्छे उत्पादन की प्रतियोगिता होती है। कौन कितना अच्छा कर रहा है, कौन कितना बेटर कर रहा है, हर एक इंसान दूसरे इंसान को, हर एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहता है। तो कॉम्पिटिशन की जो नेचर होता है वो उसमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है बाजार व्यवस्था का प्रभाव। बाजार व्यवस्था भाई, मार्केट का तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। आप कोई भी बिजनेस करो, छोटा करो, बड़ा करो, तो ऐसी व्यवस्था में ना बाजार पहले भाई उसका अगर रेट गिर गया तो भी आपको मतलब लॉस हो सकता है, रेट बढ़ गया किसी चीज़ का तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो कोई ऐसा बैलेंस नहीं है कि बढ़ेगा घटेगा, तो व्यवस्था का भी लगातार इसमें प्रभाव पड़ता रहता है और कई हद तक उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक होता है। भाई सस्ती होगी तो उपभोक्ताओं के जो कस्टमर होते हैं उनके लिए तो फ़ायदा होती है ना। तो कहीं ना किसी के लिए फ़ायदा, किसी के लिए नुकसान, तो इस तरीके से इसमें चलता रहता है। नेक्स्ट है चयन की स्वतंत्रता, यानी कि चॉइस की लिबर्टी, चॉइस की फ्रीडम आपको मिलती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में या इसकी विचारधारा मानने वाले जो भी लोग होते हैं वो ये कहते हैं भाई पूंजीवादी व्यवस्था इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम अपनी चॉइस से वर्क कर सकते हैं। हमारी खुद की चॉइस है कि हम क्या वर्क करना चाहते हैं, हमारी रुचि किस में है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है सरकार की सीमित भूमिका। तो सबसे बड़ी जो अगर इसमें फैसिलिटी देखें पूंजीवादी विचारधारा में, इस व्यवस्था में, तो वो सरकार की बहुत ही लिमिटेड उसमें इंटरफेयर रहता है। ज़्यादा इंटरफेयर सरकार इसमें करती नहीं है। तो सब यही चाहते हैं कि भाई जो भी काम कर रहे हैं बस इसमें ज़्यादा तामझाम इंटरफेयर ना हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसलिए इसको सपोर्ट भी किया जाता है। तो पूंजीवाद में सरकार की जो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होता है, सरकार केवल नियमन के आधार पर, यानी कि सरकार सिर्फ आपको मार्केट का माहौल तैयार करके देती है, बाकी उसे बनाए रखती है और मतलब थोड़ा सा उसको माहौल बनाए रखती है। बाकी जो भी कुछ करना होता है आप उसके लिए बिल्कुल फ्रीडम तरीके से काम कर दो, बिल्कुल स्वतंत्र हो उसमें काम करने के लिए, आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये क्या है, ये पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ आधारभूत तत्व है, जो कुछ बेस है जो उसको डेवलप करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट है इसका पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है पूंजीवाद का विकास। कि पूंजीवाद का विकास किस तरीके से हुआ, कौन से स्टेप बाय स्टेप, हम जैसे कि हमने सोशलिज्म में क्लियर आउट किया वैसे ही कैपिटलिज्म में भी क्लियर आउट करेंगे। हालांकि इसका जो स्टेप बाय स्टेप की पॉइंट है थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहला जो चरण माना जाता है वो कृषि पूंजीवाद, यानी कि एग्रीकल्चरल कैपिटलिज्म का। तो एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि बड़े किसान छोटे किसानों को अपने अधीन में कर लिया। जो बड़े किसान हैं वो बहुत बड़े होते चले गए, ज़्यादा मतलब उनके पास पैसा हो गया तो पावर होगी। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे पहले देखा गया था और सबसे पहले ये देखा गया था इंग्लैंड में। तो किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत होती है ना, आप देखना सबसे ज़्यादा आइडियोलॉजी की शुरुआत होगी वो इंग्लैंड से शुरू की गई है या हुई है। कहीं ना कहीं
ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है वाणिज्यिक पूंजीवाद, ठीक है, यानी कि कमर्शियल कैपिटलिज्म। अब ये पूंजीवाद के विकास का एक अगला चरण है। 16वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के बीच के काल को इंग्लैंड या यूरोप में वाणिज्यिक पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस काल की जो खोज का युग भी, मतलब इस काल को खोज का युग भी इसको माना जाता है, और जिसमें यूरोप के व्यापार के किए गए नए देशों और समुद्री मार्गों की खोज की गई, यानी कि ट्रेड के लिए। अब वो अपने पहले क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में अपने आसपास में ही ट्रेड को करते थे, वो व्यापार करते थे, बट खोज की जाने लगी, जैसे भारत को ढूंढ लिया गया या बाकी अदर कंट्री को ढूंढ लिया गया, तो इससे क्या हुआ, उनके जो ट्रेड वो बढ़ती चली गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक पूंजीवाद, यानी कि इंडस्ट्री कैपिटलिज्म। तो इसमें वाणिज्य वर्ग का स्थान अब नए उभरते हुए उद्योगपतियों ने ले लिया। तो इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने नए उद्योगों की स्थापना हुई, जिनमें से जो कच्चे माल की प्राप्ति थी वो उपनिवेशों से होती थी, और इसके बाद जो इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देश थे वो नए उद्योगों की लगातार स्थापना करते रहे। तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर का जो कपड़ा है, वो जो मिलें थी वो भारत से आयातित कपास पर पूरी तरीके से निर्भर थी। तो धीरे धीरे जैसे आप देख सकते हैं, तो इंडस्ट्री कैपिटलिज्म भी बढ़ता चला गया और उन्होंने कमर्शियल कैपिटलिज्म को लुप्त कर दिया। और नेक्स्ट यहाँ पे है वित्तीय पूंजीवाद, यानी कि फाइनेंस कैपिटलिज्म। तो 20 सेंचुरीज के उत्तरार्ध में, यानी कि 20 सेंचुरी के लास्ट में पूंजीवाद का जो रूप दिखाई देता है, वो समीक्षकों से वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी है। यानी कि जितने भी इनके समीक्षा करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जस्ट ए फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। तो जैसे कि जर्मन विचारक रुडोल्फ ने तो 1919 में, यानी कि 1919 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फाइनेंशियल कैपिटल में सबसे पहले वित्तीय पूंजीवाद का गहन विश्लेषण किया। तो वित्तीय पूंजीवाद का मतलब होता है एक तरीके से फाइनेंस की जो एरिया है वो डेवलप किया गया है, वहाँ तक कि इंडस्ट्री सेक्टर भी वहाँ पर धीरे धीरे स्किप होता चला गया, उसकी जगह फाइनेंस आगे आता गया। तो जितने भी आए हैं जो चरण आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हर एक नया चरण दूसरे चरण को रिप्लेस करके आगे बढ़ते चला गया। अब पूंजी उपलब्ध कराने वाली जो संस्थाएं थी, जैसे बैंक, निवेश फंड आदि, आर्थिक का मुख्य आधार वो बन गए थे। नेक्स्ट है वैश्वीकरण तथा वर्तमान पूंजीवाद, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड कंटेम्पोरेरी कैपिटलिज्म, जो 19वीं सेंचुरी से लेकर के अब तक आप ये देखने को मिलेगा। यानी कि आप देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आप जो भी कोई काम करोगे तो आप ये चाहोगे कि भाई मेरा जो भी काम है, जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है, वो एक लेवल से नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। यानी कि एक देश से, एक शहर से, एक गांव से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों तक भी वो जाना जाए, उसके बारे में मतलब मार्केटिंग हो, लोग उसे जाने, खरीदे, जो भी आप प्रोडक्ट तैयार करते हो। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन। तो आज की जो दुनिया है ना, ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। तो कई हद तक आप कुछ भी, अगर आप एक छोटे सा पेन भी बना रहे हो, तो आप कोशिश करोगे कि आपके गाँव, अगर आपने किसी गांव में आप रहते हो, गांव से आपने एक पेन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, एक पेन आप बनाते हो, ठीक है, बॉल जेल जो भी आपकी इच्छा है कोई भी बना लो। अब आप चाहोगे कि वो शहर तक जाए, शहर से वो स्टेट तक जाए, स्टेट के बाद वो पूरी कंट्री में वो फेमस हो, वो एक ब्रांड बने, और ब्रांड बन के वो इंटरनेशनल लेवल तक मार्केटिंग करे, उसकी पहुँचे। तो यही क्या है, ग्लोबलाइजेशन। तो आज का जो युग है वो ग्लोबलाइजेशन का है। आप एक भी चीज़ परचेज करोगे, आप एक भी चीज़ सेल करोगे, आप सोचोगे कि वो सिर्फ एक लेवल तक नहीं, बल्कि अनलिमिटेड, अनगिनत देशों तक उसकी पहुँच सके। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें आज भी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये सबसे आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो है ग्लोबलाइजेशन। तो आपकी कोई भी एक ब्रांड होगा, आपका कोई भी एक चीज़ होगी, अगर आप उसे सही में डेवलप करना चाहते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। तो आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।